हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस क्लास 10 साइंस चैप्टर में। और पिछले चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो जब आप न्यूट्रिशन आपने जो पढ़ा तो आपने देखा कि न्यूट्रिशन में आपने क्या देखा कि एंड प्रोडक्ट क्या निकल रहे हैं? ग्लूकोज, ठीक है, एमिनो एसिड और फैटी एसिड। लेकिन ये सारे के सारे आपको एनर्जी तब तक नहीं दे सकते जब तक कि इसका क्या ना हो, डिकम्पोजिशन ना हो। ठीक है ना? और डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी। कोयले को जब तक जलाओगे नहीं, आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? मतलब कि जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऐसे ही हम जो ग्लूकोज ले रहे हैं, उस ग्लूकोज को भी क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है आपके पास, और जब तक आप इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको ब्रेक नहीं करोगे तो इसके प्रोडक्ट निकलेंगे CO2, वाटर एंड लॉट ऑफ एनर्जी। CO2 को हम क्या कर देते हैं? एक्सेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। वाटर यूटिलाइज हो जाता है शरीर के अंदर। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है? एनर्जी। तो वो एनर्जी आपको तब तक नहीं मिलेगी, आप ग्लूकोज को चाहे कितना भी कंज्यूम कर लो, अगर आप रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं तो आपको वो एनर्जी नहीं मिलेगी। जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि जो डाइजेशन है उनके शरीर के अंदर जा रहा है, तो उनको ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्लूकोज को बाहर ही ब्रेक कर लेते हैं, शरीर के बाहर, अमीबा वगैरह हो गया, तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, उनको रेस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? उनका तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अनएरोबिक मतलब उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? लेकिन जो इंसान है उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक मतलब अच्छा, जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है ना? फिर उसके बाद बात करते हैं। इतना तो मैंने बता दिया, लेकिन जब आप एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझोगे रेस्पिरेशन का, आपको समझ में नहीं आएगा। आप सोचते हो रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है इनहेल करना, एक्सहेल करना। इसको रेस्पिरेशन नहीं कहते, इसको तो कहते हैं कि ब्रीद इन ब्रीद आउट, बस इसको ब्रीदिंग कहते हैं, इसको रेस्पिरेशन नहीं कहते। रेस्पिरेशन कुछ और प्रोसेस है। मैंने सांस ली, सांस छोड़ी, ये सिर्फ ब्रीदिंग है, इसको रेस्पिरेशन नहीं कह सकते। रेस्पिरेशन का मतलब है व्हेन यू आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड दैट ऑक्सीजन इज यूज फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द ग्लूकोज टू गिव एनर्जी, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन कब कहलाएगा? जब आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और उस ऑक्सीजन का आप यूज कर रहे हैं, किस लिए? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ताकि आपको एनर्जी रिलीज हो। तो उस प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन। तो लिखिए, व्हाट इज रेस्पिरेशन? व्हाट इज रेस्पिरेशन? ठीक है, व्हाट इज रेस्पिरेशन? ये क्वेश्चन डाल लीजिए, रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर आएगा रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाई विच, सुन लो बेटा, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाई विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड गिव एनर्जी। ठीक है, जिसमें क्या होता है? फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो क्या देता है? एनर्जी देता है। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब रेस्पिरेशन हमें समझ में आ गया। अब रेस्पिरेशन कितने तरह के होते हैं हम वो पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन होते हैं दो तरह के, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना? और ये एक एक्टिविटी है 5.4, आप अपनी बुक में देखिए, एक एक्टिविटी है 5.4, यहाँ देखेंगे 5.4, 5.5, ये दो एक्टिविटी क्या बता रही हैं? आई विल टेल यू कि टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर,
लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्लो एयर थ्रू द लाइम वाटर। तो जो लाइम वाटर जो है, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर है ना, COOH होल ट्वाइस। और जब आप इसे ब्लो करेंगे, फूंक मारेंगे, तो फूंक में क्या निकलेगा? CO2 गैस निकलेगी ना बेटा। तो इसका मतलब ये है कि एक जो वो वाटर है वो कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? मिल्की हो जाएगा। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। अगर वो मिल्की हुआ तो इट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ CO2। तो ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है? ताकि हम CO2 की प्रेजेंस को क्या कर सकें? कन्फर्म कर सकें। तो एक तो ये है। दूसरा कह रहा है टेक सम फ्रूट और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट। शुगर सॉल्यूशन, चीनी वगैरह कोई सॉल्यूशन लेंगे, उसके अंदर ईस्ट डालेंगे, ईस्ट पाउडर आता है, और फिर उसको बंद कर देंगे। तो आप देखो कुछ टाइम बाद क्या होगा? उसमें फर्मेंटेशन होगा। ठीक है ना। फिट द कॉर्क विद द ग्लास ट्यूब, डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर। तो लाइम वाटर में डालेंगे तो आप देखोगे कि जो शुगर है वो फर्मेंटेड हो गया है, उसमें से कुछ गैस रिलीज होगी, और वो गैस भी कौन सी होगी? CO2। तो दो तरह के रेस्पिरेशन हो गए। एक जो हम कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2 प्लस एनर्जी। लेकिन एक दूसरा रेस्पिरेशन भी है जिसमें कि ईस्ट वगैरह जो करता है वो भी एनर्जी रिलीज कर रहा है और CO2 रिलीज कर रहा है। दोनों ही केस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? रिलीज होती है। बात समझ में आ गई? जो भी हम खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उन सब में क्या है? ग्लूकोज है। तो मेन प्रोसेस है कि हमें ग्लूकोज को क्या करना है? तोड़ना है। पहला सवाल तो यही आ जाएगा कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? तो आंसर है 6 कार्बन होते हैं। आ रही बात समझ में? तो ग्लूकोज कितने कार्बन से मिलकर बना होता है बेटा? 6 कार्बन से मिलकर बना होता है। चलें आगे। ये चीज़ समझ में आ गई। 2 एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए। तो पहला वाला एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए था और दूसरा वाला अनएरोबिक। दोनों में किसकी प्रेजेंस बताई है? प्रेजेंस ऑफ CO2, कि CO2 रेस्पिरेशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास ग्लूकोज है, फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। बस इतना याद रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। यानी कि इसमें 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ठीक है। जब ये सेल्स के अंदर जाता है, साइटोप्लाज्म होता है, एक लिक्विड होता है ना सेल के अंदर, जैसे ये सेल है और ये न्यूक्लियस है उसका, तो ये क्या बाहर का पोर्शन क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। नहीं समझे बात को? तो जब ये साइटोप्लाज्म में जाएगा ग्लूकोज, तो ये फिर से क्या होगा? टूट जाएगा, पाइरूवेट में टूटेगा। किस में टूटेगा? पाइरूवेट। पाइरूवेट एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें कि 3 कार्बन होते हैं। मतलब यहाँ पे कितने कार्बन है? 6। और पाइरूवेट में कितने कार्बन होंगे? 3। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पाइरूवेट। लेकिन जब ये 6 कार्बन है और पाइरूवेट में 3 कार्बन है, तो कितने पाइरूवेट बनेंगे? 2। बेटा क्या, कहाँ ध्यान दे रहे हो? मैं जो समझा रहा हूँ उसको देखो। मैंने क्या बोला अभी? बेटा सुनो ध्यान से। ग्लूकोज जो है उसमें 6 कार्बन है और पाइरूवेट में कितने कार्बन है? 3। तो कितने पाइरूवेट बनेंगे? 2 बनेंगे ना। अरे इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है और यहाँ कितने हैं? 6 हैं। तो ऐसे 2 पाइरूवेट नहीं बन जाएंगे। ये तुम समझ नहीं रहे हो। कुछ आया समझ में? तो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किस में? पाइरूवेट में। थोड़ा सा टूटेगा, प्लस में कुछ एनर्जी भी रिलीज करेगा यहाँ पे, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। इसके बाद असली खेल आता है। अब आपको ये देखना है कि जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो पाइरूवेट है वो कैसे टूटेगा? वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा या ऑक्सीजन की अब्सेंस में टूटेगा? सबसे पहले अब्सेंस की बात कर लेते हैं। तो पहले जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा वो ईस्ट वगैरह में होगा, है ना। तो पहला आप लिखेंगे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जनरली ये कहाँ पर होता है? ईस्ट में। ठीक है। लेकिन
ब्रेड, हाँ ब्रेड केक वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें ईस्ट से बनती हैं। तो इसमें आपका बनेगा एक कंपाउंड जिसका नाम है इथेनॉल। अब बोलोगे इथेनॉल में सर कितने कार्बन होते हैं? इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, मतलब कि इथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन थे? 3 कार्बन। एक पाइरूवेट में कितने कार्बन थे? पहले देख लो बेटा, एक पाइरूवेट में कितने कार्बन थे? 3, और इथेनॉल में कितने हो गए? 2, तो बचा कितना? 1। वो 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में। बाकी जो भी बचेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। किस में? एनर्जी में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो फर्मेंटेशन होता है उसमें एनर्जी काफ़ी कम रिलीज होती है, बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, और रेस्पिरेशन मतलब कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कितनी रिलीज होती है? काफ़ी कम रिलीज होती है। मतलब कि आप ऐसे मान लीजिए कि इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो 2 ATP होगी। कितनी? 2 ATP। ATP एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है। अभी ATP की फुल फॉर्म भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 2 ATP। कभी कभी ऐसा होते हैं, हम लोग दौड़ते हैं कभी कभी, तो उसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी हो जाती है, ठीक है ना। ज़्यादातर ये कहाँ पे होता है? कहाँ पे? मसल्स में होता है ना, मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, आप देखोगे। तो उस वाले केस में क्या होता है कि हमारे जो मसल्स में ना लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में भी 2 कार्बन होते हैं, ठीक है, 2 कार्बन। इसमें भी क्या रिलीज होगा? CO2 रिलीज होगा। आ रही बात समझ में? इसमें भी क्या रिलीज होगा? आपका लैक्टिक एसिड होगा। यहाँ पाइरूवेट में कितने? 3 है। और कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे कितने? 3 कार्बन। यहाँ पे कितने? 2 और 1, 3 कार्बन। यहाँ 1 कार्बन है, ठीक है ना। यहाँ पे कितने? 3 कार्बन। यहाँ भी कितने हैं? 3 कार्बन, प्लस में कुछ एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन ध्यान रखना, जब हम क्या करते हैं, जब अपनी मसल्स को हम थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, सिकाई करते हैं, तो वो लैक्टिक एसिड डिसअपियर हो जाता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी CO2 में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तभी तो क्रैम्प्स हो जाते हैं, ठीक है, अकड़न हो जाती है शरीर में। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये कहाँ होता है? सेल्स का जो बिजली घर होता है, पावर हाउस होता है, वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी तो डेट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया। लो जी, माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया। और यहाँ पे ना तो इथेनॉल बनेगा, ना ही लैक्टिक एसिड बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? CO2 बनेंगे। कितने CO2 बनेंगे? 3, क्योंकि 3 कार्बन है तो 3 CO2 बनेंगे। कुछ वाटर रिलीज होगा और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। आ रही है बात समझ में? लेकिन जो एनर्जी रिलीज होगी वो 38 ATP होगी। कितनी? 38 ATP। मतलब कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें सबसे कम एनर्जी रिलीज होती है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ATP क्या होता है? एक होता है ADP। ADP में जब एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल मिलता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ATP में। AD, D मतलब डाई और T मतलब ट्राई।
ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ये एटीपी में क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझना। एक जगह मैंने लिखा है एटीपी, यहाँ पे ऐसा होता है जो इंसान काम करता है उसको सैलरी महीने में एक ही बार मिलती है, तो क्या वो एक ही दिन में खर्च कर देता है? वो क्या करता है, सेव कर लेता है, और जब उसे ज़रूरत पड़ती है तब उसे खर्च करता है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को सेव कर लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हम घर से खाना खा के चले और खाना खाने के बाद हमारी एनर्जी वहीं पे ख़त्म हो गई। वो एनर्जी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो एनर्जी क्या हुई, वो एनर्जी स्टोर होगी। किस फॉर्म में, एटीपी में। एटीपी क्या होता है, एटीपी एनर्जी की करेंसी होती है, यानी वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब हम दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उस समय वो यूज हो जाती है। आई बात समझ में, नहीं आई? ठीक है, लिख लीजिए। आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, बैठो ध्यान से, आ जाओ आ जाओ। अब देखो, ये समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आ गया? बैठो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये तो आपको आया रेस्पिरेशन क्या है, लेकिन जब क्या होता है, ऐसा होता है, ये जो एनर्जी है, जो ये CO2 है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 रिलीज कर रहे हैं, ये आएगा कैसे, जाएगा कैसे? ये हमारे बॉडी में क्या होता है, एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये तो बात ठीक है, लेकिन डिफ्यूजन प्रोसेस इतना स्लो होता है ना, इतना स्लो होता है कि अगर मैंने एक बार ऑक्सीजन इनहेल की और वो ऑक्सीजन को मेरे पैर तक पहुंचने में 2 साल लगेंगे, तब तक तो पैर पैरालाइज हो जाएगा, उसको एनर्जी पहुंचेगी ही नहीं। आ रही बात समझ में? तो ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो इतना अच्छा नहीं है, तो इसके लिए फिर हम क्या कर देते हैं कि हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। जिस रेट से ब्लड फ्लो होगा उसी रेट से ऑक्सीजन फ्लो होगा। आ रही बात समझ में? फिर आप बोलोगे सर CO2 कैसे रिलीज होता है? CO2 के लिए भी एक दूसरा हीमोग्लोबिन होता है, और दूसरा CO2 ज़्यादा सॉल्यूबल होता है वाटर में, ब्लड में ज़्यादा सॉल्यूबल होता है। ठीक है, ऑक्सीजन सॉल्यूबल नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ती है। और CO2 जो है पानी में ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, ब्लड में ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, तो जैसे जैसे ब्लड फ्लो होता है उसी में सॉल्यूबल फॉर्म में CO2 क्या है, होता है। आगे हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ये है कि अगर हम बात करें प्लांट्स में क्या होता है, जैसे रात का समय है, तो रात में तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो प्लांट को CO2 नहीं चाहिए उस समय, क्योंकि हमने 3 प्रोसेस पढ़े थे ना प्लांट्स में। पहला प्रोसेस क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होगा, दूसरा होगा उस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और लास्ट था वो CO2 को रिडक्शन करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। लेकिन हो ये रहा है कि रात को तो कोई फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, वो लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो उसे CO2 की ज़रूरत नहीं है, इसलिए रात के समय प्लांट में से CO2 निकलती है। दिस इज़ द मेजर प्रोसेस। इसलिए कहते हैं कि भाई प्लांट के नीचे नहीं सोना है रात को। कोई ये नहीं है कि भूत प्रेत बाधाएं, ऐसा कुछ नहीं है। वो रीज़न ये हो सकता है कि वो रात को CO2 रिलीज हो रहा है, और हमारे लिए CO2 खतरनाक है ना। ठीक है, तो बात भूत प्रेत की नहीं है, बात है कि CO2 रात को क्या हो रहा है बेटा, रिलीज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा कि जो मछलियां वगैरह होती हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि उनके पास
लंग्स नहीं है ना, गिल्स हैं। अब गिल्स में भी क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे आगे कि जब वो ऑक्सीजन लेती हैं तो पानी के साथ, पानी में जो ऑक्सीजन है वो कम अमाउंट में डिजॉल्व है। हम तो अभी बाहर हैं तो हम तो ईजिली ऑक्सीजन इनहेल कर लेंगे, है ना, एक्सहेल कर लेंगे। मछली हमेशा पानी में रहती है, उनके पास ऑक्सीजन है ही नहीं, और पानी में जो ऑक्सीजन घुली है उसी को यूज़ करना पड़ेगा, है ना। आपने वो स्टोरी नहीं पढ़ी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे मर जाएगी, पानी में डालोगे जो भी है। कौन सी? अच्छा, हाथ लगाओगे डर जाएगी। खैर डरने वाली तो बात नहीं पता मेरे को, मुझे इतना पता बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो बाहर निकालने पे वो मरेगी क्यों? ऑक्सीजन तो तब भी है, अरे बाहर तो ऑक्सीजन मिल रही है ना उसे। मेरी बात सुनो, वो लगातार पानी पीती रहती है मछली, पानी पी रही है और पानी को फोर्स करती है कि वो गिल्स के थ्रू जाए। गिल्स क्या करेगा? वाटर को रिमूव करता जाएगा, ऑक्सीजन को इनहेल करता जाएगा। हम पानी पी सकते हैं, हवा थोड़ी ना पी सकते हैं। ऐसी मछली हवा नहीं पी सकती ना, मछली को पानी ही पीना पड़ेगा और गिल्स के थ्रू फिर वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। आ रही बात समझ में? लेकिन उसका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है वो ज़्यादा होता है। आ रही बात समझ में? रेट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि वहाँ पे वाटर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है? कम है। सो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व, अब देखो 5.6 एक एक्टिविटी है, इसी को पढ़ लेते हैं हम लोग। ऑब्जर्व फिश इन द एक्वेरियम, दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड गिल्स आर द टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड गिल्स सिल्स कोऑर्डिनेट इन सम मैनर। जैसे जैसे गिल्स उनका अप डाउन होता है, वो मुंह भी देखो ऐसे ऐसे चलाती रहती है। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन एंड क्लोज द माउथ इन 1 मिनट। हम लोग तो सांस लेते हैं 1 मिनट में कितनी बार? 10-12 बार मुश्किल से, इतना ही रहता है, 10, 12, 13, 15, 20 जो भी है। लेकिन मछली कितना समय तक रहती है? उसका रेट जो है ना वो ऐसे ऐसे, जैसे जैसे घड़ी की सुई हिलती है उससे भी ज़्यादा उसका मुंह हिलता है। इसका मतलब है कि उसका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, इस एक्टिविटी के नीचे देखो आप, इज फेयरली लो कंपेयर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, so the rate of breathing in aquatic organism is much faster than the seen in terrestrial organism. Fishes take in water through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood. बात समझ में आ रही है? तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो एक्वाटिक एनिमल में ज़्यादा क्यों होता है, बता दोगे? ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन की, ठीक है। एक और आप देखोगे लास्ट लाइन आप इसकी पढ़ोगे यहाँ पे, इन ह्यूमन बीइंग एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स, है ना। द एयर पास थ्रू द नोस्ट्रिल इज फिल्टर बाय द फाइन हेयर्स। नाक के अंदर फाइन हेयर्स होते हैं जो कि फिल्टर आउट करते हैं, कोई धूल मिट्टी ना जाए। द पासेज इज ऑल्सो लाइन विद द म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। द एयर पास थ्रू द थ्रॉट इनटू द लंग्स। आप देखोगे ये थ्रॉट से लंग्स में जा रहा है, लेकिन उस दौरान यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। यहाँ पे ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इंश्योर करती हैं कि जो हवा का जो ओपनिंग है या स्पेस है वो कोलैप्स ना हो जाए, वो हमेशा ओपन रहता है, ठीक है ना, वो ओपनिंग कोलैप्स ना हो जाए। कौन इंश्योर करती हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। Rings of cartilage are present in the throat. They ensure that air pass does not collapse. उसको अंडरलाइन करना, air passage does not collapse. बात समझ में आ रही है? अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप अगले पेज पे ये डायग्राम देखेंगे। बेटा ऐसे कर लो ना, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे। जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ पे एक निशान लगाओ, जहाँ खत्म हुआ है वहाँ पे। नहीं समझे? अब ये आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखोगे, अब फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से नोमेनक्लेचर हैं, लेबलिंग
नेसल पैसेज आपको दिख रहा है, माउथ कैविटी दिख रही है, ऊपर है फिरिंग्स और नीचे है लिरिंग्स, ठीक है ना, वॉइस बॉक्स होता है लिरिंग्स। फिर ट्रीकिया है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, लंग्स तक है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, है ना। आपने शायद देखा होगा लोग जादू दिखाते हैं कि कुछ वो लोग निगल लेते हैं तलवार टाइप में या कुछ ऐसे, वो इसका रीज़न ये है ना कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कोलैप्स नहीं होती तो वो उसी पाइप में वो डाल लेते हैं और एज इट इज निकाल लेते हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट की प्रेजेंस में होता है, हम लोगों को वो काम नहीं करना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो मतलब वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्योंकि वो कोलैप्स नहीं होती तो उसी पैसेज में वो लोग डालते हैं। कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कई लोग क्या होते हैं कुछ पत्थर कुछ छोटे छोटे मार्बल निगल लेते हैं फिर बाद में वही वापस, तो वो उनकी एक्सपर्टीज़ है उन चीज़ों में, उनको आदत है कि उस चीज़ को निगलना और फिर वापस निकालना, वो हमें लगता है वो कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से निकल रहा है। आ रही बात समझ में? मुंह के अंदर कुछ नहीं होता, तो वो इसी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में ही कहीं ना कहीं होता होगा या कहीं भी फूड पाइप में होता होगा, वो हमें ऐसा काम नहीं करना लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट होता होगा, ठीक है ना। अब आप देखोगे लंग्स के लास्ट में जो है ना, देखो पहले ये छोटे छोटे ब्रांच में कन्वर्ट हो रहा है जिसको बोलेंगे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई दिख रहा है आपको, ब्रोंकाई के बाद है ब्रोंकियोल्स, थोड़े थोड़े और ब्रांच में जाओगे और लास्ट में आपको दिखोगे एल्वियोलाई, लास्ट में ये दिख रहा है ना एल्वियोलाई, ये लास्ट में आपको एल्वियोलाई दिखेगा। अब मजेदार बात है एल्वियोलाई की, एल्वियोलाई क्या होते हैं, इसमें भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं लेकिन ये इतने ज़्यादा अमाउंट में होते हैं कि इनका एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और इन्हीं एल्वियोलाई से क्या होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है एक्सचेंज होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से फिर वो ऑक्सीजन हार्ट में जाएगा या हार्ट से वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप देखोगे द पासेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब इज फाइनली टर्मिनेट इन balloon like structure, this is balloon like structure not finger like structure, which is called alveoli. The alveoli provides a surface where the exchange of gas take place. तो गैस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है एल्वियोलाई में, ठीक है ना। एल्वियोलाई को नोट कर लो कि एल्वियोलाई में क्या होता है। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, जो एल्वियोलाई है वो ब्लड वेसल्स से अटैच होती है ताकि जैसे ही एल्वियोलाई ऑक्सीजन को रिलीज करे वो ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा ब्लड वेसल्स के पास, ठीक है। और दूसरा वी लिफ्ट अवर रिफ्स, देखो वी लिफ्ट अवर रिफ्स ऐसे हम करते हैं ना, आप खुद देखो जब सांस छोड़ते हैं, जब सांस लेते हैं तब डायाफ्राम फूल जाता है, पता है क्यों फूलता है? जब डायाफ्राम फूलेगा ना तो एक कैविटी डेवलप होगी, एक वैक्यूम डेवलप होगा, फिर वो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, फिर हम पेट पिचका लेंगे तो वो एक्सहेल होगा, इनहेल पे वो फूल जाएगा, ठीक है ना। देखो ठीक है, तो इनहेल करने पे ये चेस्ट कैविटी क्या है, द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज अ रिजल्ट, बिकॉज ऑफ दिस द एयर इज सक इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई। बात समझ में आया? द ब्लड ब्रिंग्स CO2 एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी रिलीज इनटू द एल्वियोलाई। CO2 जो आ रहा है वो ब्लड के थ्रू आएगा, वो ब्लड किससे कांटेक्ट में आएगा एल्वियोलाई से, और एल्वियोलाई क्या करेगा एक्सचेंज का काम कर रहा है। ये एक्सचेंज समझते हो, इसका काम है लेना और देना, ऑक्सीजन को देना और CO2 को लेना, ठीक है, और CO2 को फिर एक्सहेल कर देंगे हम लोग। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड रिलीज इनटू द एल्वियोलाई, एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड and alveolar blood vessels to the transport to the all cell of the body. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and the carbon dioxide to be released. जितना हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और जितना हम छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि 100% ऑक्सीजन ली और 100% ऑक्सीजन छोड़ दी, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ ना कुछ ऑक्सीजन हमेशा हमारे शरीर के अंदर रहता है और कुछ ना कुछ CO2 भी हमारे शरीर के अंदर रहता है। आ रही बात समझ में? मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम 20% ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं 20%, तो उसमें से कितना यूज करेंगे 5-6% यूज करेंगे, बाकी 14-15% वापस भेज देंगे।
ऐसा नहीं कि 20% ऑक्सीजन ली और 20 की 20 हमने ख़त्म करके बाकी सारी CO2 में कन्वर्ट कर दी, नहीं। मतलब आप ये समझ लो कि हम 100% ऑक्सीजन भी कभी यूज नहीं करते। आपको अभी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। अगर कुछ इस तरीके की AC लगाई जाए, एयर फिल्टर लगाए जाएं जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मात्रा हो, आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा, आपका सर दर्द कम हो जाएगा, आपको लगेगा कितना अच्छा महसूस हो रहा है, आज मेरा पढ़ने का मन है। लेकिन अभी पढ़ने का मन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी हमारे इन्वायरमेंट में सर्कुलेशन नहीं आ रहा ज़्यादा। सर्कुलेशन आ भी रहा है तो वही ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम मिल नहीं रहा हमें। तो हमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें क्या करते हैं, वो लोग एयर फिल्टर लगा देते हैं ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आती रहे, जो वर्कर है अच्छा काम करते रहें, ठीक है, उन्हें टाइटनेस ना हो। आप थक जाते हो, क्यों थक जाते हो? क्योंकि आपको ना दिक्कत आपकी नहीं है कि आप थक रहे हो, दिक्कत ये है कि आपको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इसलिए आप कहते हो भाई चलो घूम के आते हैं थोड़ा सुबह सुबह। आप वहाँ देखते हो आपके वहाँ पे सर दर्द नहीं होता बिल्कुल भी, आपको अच्छा फील होता है, आपको लगता है यहीं बैठे रहें आराम से, बगीचे में कहीं भी बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ ऑक्सीजन है। यहाँ पे आप चाहे कितना भी अच्छा कुछ हो, ऐसा नहीं हो कि पढ़ाई बोरिंग है। यही सेम चीज़ अगर मैं किसी गार्डन में पढ़ाऊँ, आपको तो मज़ा आने लगेगा ये चीज़ पढ़ते हुए, आपको लगेगा वाह सर समझ में आ रहा है मुझे तो, अभी क्यों नहीं आ रहा, या अभी थोड़ा बोरिंग क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई इस समय कम है थोड़ी सी, और ख़ास तौर पे हम एक बंद कमरे में बैठे हैं। आप अपने घर में बैठोगे तब भी यही फील आएगा, बाहर भी जाओगे तो बाहर भी धूल मिट्टी है, वहाँ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो एक ऐसी जगह, या तो कोई AC लगी हो, AC सिर्फ ठंडी हवा वाली नहीं, AC ऐसी जो कि ऑक्सीजन को थ्रो करे, ऑक्सीजन वाली, ऑक्सीजन को सप्लाई करे, एयर फिल्टर हो। तो इनका सारा आप ये समझ सकते हैं कि इन सब का सारा रिलेशन किस चीज़ से है? ऑक्सीजन से। अगर आपको जितना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी, आपका दिमाग उतना ही अच्छा यूज होगा। तो कभी आपका पढ़ने का मन नहीं लग रहा ना, तो आप ये मत सोचो कि मैं बोर हो रहा हूँ, बल्कि ये सोचो कि मुझे अपने आसपास का इन्वायरमेंट है ना थोड़ा चेंज करना है। आप वहाँ से उठ जाओ, थोड़ा बाहर घूम के आओ, बालकनी में चले जाओ, या किसी गार्डन में, या कहीं ऐसी जगह शांत जगह बैठो, धूल मिट्टी और बाइक वाली जगह नहीं जहाँ व्हीकल्स जा रहे हैं, थोड़ा पार्क में चले जाओ, वहाँ 5-10 मिनट बैठो, आपका दिमाग शांत हो जाएगा एकदम। थोड़ा बैठो आराम से, सांस लो ऐसे। वहाँ जब आप ऐसे करेंगे तो आपका शरीर में एनर्जी, जब आप इनहेल करेंगे तभी तो ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन से तो आपको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो दिमाग काम कैसे करेगा आपका? समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल तो इसमें क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया है कि कुछ ना कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन और CO2 हमेशा हमारे शरीर में रेजिडुअल अमाउंट में रहता है, रेजिडुअल कुछ ना कुछ रहता है। मैंने बताया ना कि अगर मैं 21% ऑक्सीजन ले रहा हूँ तो 21% यूज नहीं करूँगा, 21% लेने के बावजूद भी 14% रिलीज कर दूंगा, यूज की खाली 5-6%, ठीक है। When the body size of the animal is large, the diffusion process is cannot take care of oxygen delivered to the all of the part. अब ये जो लास्ट लाइन है ना, लास्ट ये पैराग्राफ है, इसको अंडरलाइन कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात वही बता रहा है, मैं आपको बता देता हूँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ऑक्सीजन को हम लोग क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते पूरी बॉडी में। सुन लो, पढ़ लेना उसे, जो मैं बता रहा हूँ वो सुन लो। ऑक्सीजन को हम पूरे बॉडी में क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो करना क्या है हमें? फिर करना ये है कि उस ऑक्सीजन को हम लोग यूज़ करेंगे कैसे? हमारे पास क्या होंगे, हीमोग्लोबिन होंगे। क्योंकि मैंने बताया ना, अगर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, कितने साल लगेंगे? 2 साल। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन अवर बॉडी इट एस्टिमेट दैट इट वुड टेक 3 years। मैं तो फिर भी कम कह रहा हूँ, ये तो 3 साल कह रहा है। 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs. Are not you glad that we have hemoglobin? आपको खुशी होनी चाहिए कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है बहुत जल्दी काम करता है। आगे चलते हैं। कर रहा हूँ। नेक्स्ट,
तो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उस चीज को आप नोट कर लेना पूरे का पूरा। Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen and hence is mostly transport in the dissolved form in our blood. CO2 तो घुली रहती है लेकिन ऑक्सीजन घुलती नहीं है, डिजॉल्व नहीं होती, इसलिए वो हमेशा हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाती है। चलें आगे, थैंक यू। अगला प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। ये क्लियर हुआ? ठीक है, ये समझ में आया एल्वुलाई का क्या काम है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम है। मैं अब जल्दी से आपको एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बता देता हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक वैसे तो आपने समझ लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन समझना ध्यान से। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहला, in aerobic respiration 38 ATP is released, 38, और in anaerobic only 2 ATP energy, 2 molecule of ATP released. And aerobic respiration take place in the cytoplasm and continue in the mitochondria, but anaerobic respiration occurs only in the cytoplasm. ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस नहीं होता। तो पहला क्या बताया, इधर देखो, इधर ये ऑक्सीजन, ये एरोबिक है और ये अनएरोबिक है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। इसमें 38 ATP रिलीज होते हैं, इसमें 2 ATP रिलीज होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये साइटोप्लाज्म में होता है। इतना लिख दोगे ना बहुत है। साइटोप्लाज्म के साथ साथ कंटिन्यू होता है माइटोकॉन्ड्रिया तक, वो सिर्फ साइटोप्लाज्म तक सीमित रहता है। बेटा मैंने क्या बताया, साइटोप्लाज्म के बाद वो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एक सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म तो होगा ही, तो ये खाली साइटोप्लाज्म के बाद जो कंप्लीट जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। एंड प्रोडक्ट, हाँ एंड प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 एनर्जी वाटर है ना। इसका एंड प्रोडक्ट जनरली इथेनॉल होता है और CO2 होता है। ये लो जी, सही बात है। तो 4 पॉइंट हो गए। ये सवाल 2 ही नंबर का आएगा लेकिन आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। ये वाली साइकिल पढ़नी नहीं है बेटा, ये एक्स्ट्रा है। नीचे वाली ये एक्स्ट्रा दे दी है, ये 11th क्लास में, ये नहीं पढ़नी आपको। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज absent. In aerobic respiration 38 molecule of ATP is produced. In anaerobic respiration 2 molecule of ATP produced. Clear है? In aerobic respiration it take place in the cytoplasm, continue to mitochondria, but anaerobic respiration and in the cytoplasm only. In aerobic respiration end product are carbon dioxide, water and energy. In anaerobic respiration end product are ethanol and CO2. ठीक है, इतना तो कर। जो हमने शराब होती है, अल्कोहल होता है, इथेनॉल। अब आगे चलता हूँ बेटा, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। करें स्टार्ट। अगला है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि आपके शरीर के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है उसको क्या करना है, आपको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। जो भी न्यूट्रिशन है ट्रांसपोर्ट करना है। अब ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे वो चीज़ ध्यान से समझना। वो करोगे आप ब्लड के थ्रू। अब ब्लड, इसका मतलब आपको ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है, आपको किसी और चीज़ को ट्रांसपोर्ट नहीं करना, आपको ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है। आपको खाना, दवाई, जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी है। तो ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट कैसे होंगी, जब ट्रक एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो तभी तो ट्रक को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। वैसे हमारे ब्लड के, हमारे शरीर के अंदर भी ट्रांसपोर्ट होता है और हमारे आसपास भी ट्रांसपोर्ट होता है,
जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं वो ट्रक के थ्रू होती है, लोडिंग अनलोडिंग। आप जो भी चीज़ आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, अगर हमारे आसपास ट्रक नहीं होंगे ना तो कुछ नहीं होगा। तभी तो कहते हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पे महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रक का आने जाने का किराया बढ़ जाता है, तो चीज़ों का भी जो उनकी कीमत होती है वो बढ़ जाती है। आ रही बात समझ में? खैर, ये तो एक बाहर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, हम तो अपने अंदर के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करते हैं। हमें ग्लूकोज चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें CO2 रिलीज़ करना है, हमें एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, ये सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहलाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए सबसे ज़रूरी है हमारा हार्ट। ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में। अब मछली का हार्ट है, या कबूतर का हार्ट है, या क्रोकोडाइल का हार्ट है, या सांप का हार्ट है, या रेप्टाइल्स का हार्ट है, इन सब के हार्ट अलग अलग तरह के होते हैं, सबका हार्ट एक जैसा नहीं होता। आ रही बात समझ में? तो अभी हम बात कर रहे हैं अपने हार्ट के बारे में। तो जो हमारा जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं बेटा। मैं मोटा मोटा एक डायग्राम बना रहा हूँ। शांत हो जाओ बेटा। अब ये कुछ कुछ तो बनाया है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जो पार्ट है ये कहलाता है वेना केवा। ठीक है, क्या कहलाता है? वेना केवा। और ये ब्लड एंटर हो रहा है अपर पार्ट से, ये ब्लड एंटर हो रहा है लोअर पार्ट से, और ये लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, आप ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो हार्ट है मेरे यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट है। तो आप इस तरीके से देखोगे, ऐसे देखोगे, तो जब आप ऐसे देखोगे ये हार्ट कहाँ पे? मेरे इधर प्रेजेंट है। तो ये मेरा कौन सा हिस्सा आ गया? राइट वाला। तो इसको बोलेंगे राइट एट्रियम। कौन सा? राइट। इस तरफ है ना, ये राइट है, इस तरफ आ गया, तो ये राइट एट्रियम। दिस पोर्शन इज कॉल्ड राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से वो नीचे की तरफ एक वॉल्व लगी रहती है, वो वॉल्व के थ्रू नीचे जाएगा। ये वॉल्व इसलिए लगी रहती है ताकि ब्लड बैक फ्लो ना करे। ये वॉल्व ऐसी है कि ब्लड एंटर तो हो सकता है, जब वापस आएगा ना तो वॉल्व अपने आप ही बंद हो जाएगी। इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल। ये जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड जाएगा ऐसे, कहाँ जाएगा अब मैं बताता हूँ। ये एक आगे कोई पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। हाँ, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जा रही है ये भी समझ लो। पल्मोनरी आर्टरी जा रही है लंग्स के पास। ठीक है, कहाँ जा रही है? लंग्स के पास। यानी कि जो भी ब्लड गया वो कहाँ गया? वो गया लंग्स के पास। और लंग्स में क्या होते हैं? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई से ब्लड क्या हो गया?
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था डेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 निकल गई। तो अब ये ब्लड वापस आएगा, जिसको हम बोलेंगे किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। इसमें जो ब्लड होता है वो कैसा होता है बेटा, ऑक्सीजनेट। तो यहाँ पे जो एंटर करेगा ब्लड वो ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, जो जा रहा है वो CO2 वाला ब्लड होगा। और कहाँ पे एंटर करेगा ये, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ एंटर करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये जाएगा ऑर्टा के पास। तो ये आपका पोर्शन है मोटा मोटा। अब मैं इसको ऐसे समझाता हूं। सबसे पहले आप ये समझिए कि शरीर के अलग अलग हिस्सों से ब्लड आ रहा है, अलग अलग हिस्सों से, ऊपर से नीचे से। जो नीचे से आ रहा है वो ये रहा, और ऊपर से आ रहा है वो ये रहा। किस कहाँ, इसको कहते हैं वेना केवा ना। ठीक है, वेना केवा से आ रहा है। और वेना केवा से जो ब्लड आ रहा है, समझना ध्यान से, वेना केवा से जो ब्लड आ रहा है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे एक नाम लिखूं, वेना केवा से जो ब्लड आया डेट इज डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब समझते हो क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होती, लेकिन इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 होता है। और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। कहाँ जाएगा बेटा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद वो एक वॉल से होता हुआ कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी वेन से होता हुआ, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ वो जा रहा है लंग्स में। लंग्स में उसे क्या मिलेंगी, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई मिलेंगी उसे। यहां तक पहुंचते पहुंचते अभी तक आप देखोगे उसके पास, ब्लड के पास क्या है, CO2 ही है, यानी कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है अभी। एल्वियोलाई से जैसे ही ब्लड निकलेगा वो कहाँ से होके जाएगा, पल्मोनरी वेन से होता हुआ जाएगा, पल्मोनरी वेन से होता हुआ। पल्मोनरी वेन से जैसे ही वो वापस आएगा वो लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे बेटा, लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ऑर्टा में चला जाएगा। ऑर्टा में खास बात क्या है कि अब आपका जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। तो मोटा मोटा आपको जो है एक साइकिल जो है आपको समझ में आ गई। ठीक है, फिर वो कहाँ जाएगा, फिर वो आप देखोगे वो जाएगा सेल्स के पास। सेल्स के पास होंगी कैपिलरीज। और कैपिलरी जो है वो कहाँ मिलेंगी, वेन्स में। और वेन्स फिर कहाँ मिल जाएगी, वेना केवा में। यानी कुल मिला के साइकिल जो आपकी चलती रहेगी। तो सेल जैसे एनर्जी यूज़ कर लेगा वो कैपिलरी से। फिर कैपिलरी एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ वेन्स और आर्टरी मिलती हैं। आ रही है बात समझ में, वेन्स और आर्टरी मिलती हैं। जैसे यहाँ देखो बेटा, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे देख रहे हो आप, वेन्स और आर्टरी यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये कैपिलरी है। ठीक है, ये कैपिलरी है। अब देखो बताने की जरूरत तो ज़्यादा है नहीं, प्रोसेस तो मैंने समझा दिया। तो जो हार्ट वाला जो पोर्शन है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, हार्ट वाला पोर्शन आपको पढ़ना है। पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। ठीक है ना। अब आपको मैं बताता हूं वेन्स और आर्टरी में क्या डिफरेंस होता है। वेन्स और आर्टरी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आप देखोगे जो ब्लड आ रहा है वेन्स में
वेन से जो ब्लड आ रहा है तब तक यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ब्लड का प्रेशर बहुत कम हो चुका होता है, और जो आउटर मोस्ट सरफेस पे जो होती हैं वो वेन्स होती हैं, यहाँ पे जो होती हैं वो वेन्स होती हैं, आर्टरी नहीं होती। तो अब आप एक चीज़ देखोगे कि जो ब्लड है वो वेन्स में उनका प्रेशर क्या होता है, कम होता ज़्यादा होता है, और आर्टरी में ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे ही ब्लड को वो क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ये हाई प्रेशर होता है बेटा। ऑर्टा में जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, और यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक। तो आर्टरी और वेन्स में आप पहला डिफरेंस क्या लिखेंगे, ये तो हो गया, यहाँ लिखा देता हूँ। ये क्या है, आर्टरी, पहला डिफरेंस ये होगा आर्टरी और वेन्स में कि जो वेन्स होती हैं, आर्टरी होती है, उसकी वॉल होती है थिक, ठीक है बेटा, और ये होती है थिन। ये होता है हाई प्रेशर और ये होता है लो प्रेशर। बात समझ में आ रही है? अभी आते हैं ना, अभी वो बताता हूं मैं आपको। और यहाँ क्या होता है, इट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये जो आर्टरी है, ये वाली आर्टरी, इसका नाम तो पल्मोनरी आर्टरी है, लेकिन ये ऑक्सीजन कैरी नहीं करती बल्कि CO2 कैरी करती है। और इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन है, लेकिन ये क्या कैरी करती है, ऑक्सीजन। मतलब कि सारी की सारी आर्टरी ऑक्सीजन कैरी नहीं करती, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और सारी की सारी वेन CO2 कैरी नहीं करती एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये क्या करता है, ये हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को फ्लो कराता है, और वेन्स क्या करती है, बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड को फ्लो कराते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये आपका मेन क्या है आपका, तो 1 2 3 4 चीज़ें लिख लेना, बहुत है। बात समझ में आया नहीं आया बेटा? जो ब्लड प्रेशर मेजर करती है जो मशीन, उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। कई बार ये क्वेश्चन आता है, जो ब्लड प्रेशर मेजर करती है मशीन, उसका नाम क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। और ब्लड प्रेशर 80 से लेके 120 mm ऑफ Hg। मरकरी जो होता है ना, उसमें मरकरी होती है, तो मरकरी का लेवल नापते हैं हम लोग कि कितना मरकरी उठा, कम से कम इतना उठेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना उठेगा। क्या बोल रहे हो? हाँ, आप सुनो ध्यान से। जब कभी क्या होता है कि आपका जो द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट प्रेशर जो आएगा वो 120 आएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं, सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना। और एक होता है डायस्टोल, मतलब रिलैक्स हो जाना। तो रिलैक्स होंगे तो प्रेशर कम होगा, तो मिनिमम कितना आएगा, 80। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? और इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। बात क्लियर है? चलिए,
तो अभी क्या क्या हो गया हमारा, हमने ट्रांसपोर्टेशन कर लिया है ह्यूमन में, और अब रह गया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट रह गया हमारा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट, और एक रह जाएगा आपका एक्सक्रीशन, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बात समझ में आई, आज का समझ में आया बेटा, ठीक है, ये क्लियर हुआ, कोई डाउट यहाँ तक अब पूछो, ठीक है, ओके, थैंक यू।